23 मार्च 2026 को जब नरेंद्र मोदी जी ने पार्लियामेंट में खड़े होकर वेस्ट एशिया की ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन पर अपना डिटेल स्टेटमेंट दिया, तो उस स्पीच को अगर सिर्फ एक जियोपॉलिटिकल या डिप्लोमेटिकल अपडेट समझा जाए तो शायद हम उसकी असली डेप्थ मिस कर देंगे। महोदय, मैं इस सम्मानित सदन में पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष और इसकी वजह से भारत के सामने आई चुनौतियों पर बात रखने के लिए उपस्थित हुआ हूं। इस समय पश्चिमी एशिया की हालत चिंताजनक है। बीते 2-3 हफ्तों में जयशंकर जी ने और हरदीप पुरी जी ने इस विषय पर सदन को जरूरी जानकारी दी है। अब इस संकट को 3 सप्ताह से ज्यादा हो रहा है। इसका पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था पर, लोगों के जीवन पर बहुत ही विपरीत असर हो रहा है। क्योंकि वो स्टेटमेंट एक क्लियर वार्निंग थी, एक ऐसी वार्निंग जो डायरेक्टली आम आदमी के फाइनेंशियल डिसीजन, इन्वेस्टमेंट्स, लाइफस्टाइल और फ्यूचर प्लानिंग को इम्पैक्ट करता है। और अगर इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो इन सब चीज़ों का सबसे बड़ा रिफ्लेक्शन रियल एस्टेट सेक्टर में दिखाई देता है। रियल एस्टेट सिर्फ घर खरीदना या बेचने का मार्केट नहीं है, ये एक ऐसा सेक्टर है जो इकोनॉमी की हेल्थ, इन्फ्लेमेशन, एम्प्लॉयमेंट, ग्लोबल स्टेबिलिटी और गवर्नमेंट पॉलिसी सबका मिरर होता है। इसीलिए जब मोदी जी ने पार्लियामेंट में ये कहा कि ग्लोबल कंडीशंस लॉन्ग टर्म के लिए डिफिकल्ट रह सकती हैं और इंडिया को इसके लिए प्रिपेयर रहना होगा, तो इसका सीधा मतलब ये था कि आने वाले टाइम में इकोनॉमिक प्रेशर वेव्स इंडिया के अंदर भी फील होंगी और उनका सबसे बड़ा विजिबल इम्पैक्ट हाउसिंग प्राइसेस, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, लोन अफोर्डेबिलिटी और इन्वेस्टमेंट सेंटिमेंट पर पड़ेगा। अगर हम इस बात को सिस्टमेटिकली ब्रेक करें तो सबसे पहला और इमीडिएट कनेक्शन आता है एनर्जी प्राइसेस से। इंडिया अपनी क्रूड ऑयल रिक्वायरमेंट का एक बड़ा हिस्सा इंपोर्ट करता है और उसका मेजर रूट वेस्ट एशिया से ही पास होता है। जब भी इस रीजन में टेंशन बढ़ता है, चाहे वो ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट हो या शिपिंग रूट्स पर थ्रेट, सबसे पहला क्रूड ऑयल प्राइसेस स्पाइक करते हैं। ये ग्लोबल पैटर्न है जो पिछले कई डेकेड से रिपीट होता आ रहा है। अब प्रॉब्लम ये है कि ऑयल सिर्फ पेट्रोल डीजल तक लिमिटेड नहीं है, ये इनडायरेक्टली हर इंडस्ट्री की बैकबोन है, स्पेशली कंस्ट्रक्शन सेक्टर की। सीमेंट फैक्ट्रीज एनर्जी इंटेंसिव होती हैं, स्टील प्रोडक्शन फ्यूल पर डिपेंडेंट होता है और रॉ मटेरियल्स को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने के लिए डीजल का यूज होता है। मतलब अगर ऑयल महंगा होता है तो घर बनाने का हर एक स्टेप महंगा हो जाता है और जब कॉस्ट बढ़ती है तो डेवलपर्स उस कॉस्ट को एब्जॉर्ब नहीं करते, वो उसे बायर्स पर पास कर देते हैं। इसी वजह से इंडिया की मेजर सिटीज जैसे मुंबई, दिल्ली और बेंगलुरु में ऑलरेडी हाई प्रॉपर्टी प्राइसेस और पुश हो सकते हैं। लेकिन यहाँ एक सबल चीज समझना जरूरी है, इंक्रीज हमेशा विजिबल होता है लेकिन उसके पीछे का मैकेनिज्म लोग इग्नोर कर देते हैं। जब मोदी जी ने पार्लियामेंट में ऑयल सप्लाई रूट्स और इंपोर्ट्स का इनडायरेक्ट मेंशन किया तो वो सिर्फ एनर्जी सिक्योरिटी की बात नहीं कर रहे थे, वो एक चेन रिएक्शन की तरफ इशारा कर रहे थे। अगर शिपिंग रूट्स जैसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज डिसरप्ट होते हैं तो इंश्योरेंस कॉस्ट भी बढ़ती है, शिपिंग डिले होता है और रॉ मटेरियल्स की अवेलेबिलिटी भी फ्लक्चुएट करती है। ये अनसर्टेनिटी डेवलपर्स के लिए प्लानिंग को डिफिकल्ट बना देती है, जिसका रिजल्ट होता है प्रोजेक्ट डिलेज। और इंडिया का रियल एस्टेट मार्केट में डिले का मतलब सिर्फ टाइम लॉस नहीं होता, इसका मतलब होता है कॉस्ट एस्केलेशन, लीगल कॉम्प्लिकेशंस और बायर फ्रस्ट्रेशन। ये सब मिलके मार्केट सेंटीमेंट को अफेक्ट करते हैं और जब सेंटीमेंट वीक होते हैं तो डिमांड टेम्परेरी स्लो हो जाती है। अब अगर हम डिमांड साइड की बात करें तो यहाँ भी मोदी जी की एक स्टेटमेंट का एक स्ट्रॉन्ग इनडायरेक्ट कनेक्शन है एनआरआई इन्वेस्टमेंट और गल्फ बेस्ड इंडियंस का रोल। इंडिया का एक ह्यूज पॉपुलेशन गल्फ कंट्रीज में काम करता है और ये लोग ट्रेडिशनली इंडियन रियल एस्टेट में हैवी इन्वेस्टमेंट करते हैं, स्पेशली प्रीमियम और लग्जरी हाउसिंग सेगमेंट में। अगर वेस्ट एशिया में इंस्टेबिलिटी बढ़ती है, जॉब्स रिस्क में आती हैं या लोगों की इनकम अनसर्टेन हो जाती है तो 2 कंट्रास्टिंग ट्रेंड्स इमर्ज हो सकती हैं। शॉर्ट टर्म में लोग अपनी सेविंग्स को सिक्योर करने के लिए इंडिया में प्रॉपर्टी खरीदना प्रेफर कर सकते
सकती हैं, जिससे डिमांड स्पाइक होगी। लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर इनकम फ्लो डिस्टर्ब होता है तो इन्वेस्टमेंट स्लो हो जाता है। ये डुअल इफेक्ट मार्केट को वोलेटाइल बना देता है, कभी सडन बूम, कभी अनएक्सपेक्टेड स्लो डाउन। इसी के साथ एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर है लग्जरी हाउसिंग बूम, जो 2026 का एक मेजर ट्रेंड है। पिछले कुछ सालों में इंडिया में 1 करोड़ प्लस प्रॉपर्टीज का डिमांड सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हुआ है और इसका मेजर ड्राइवर हाई इनकम इंडिविजुअल और एनआरआईज हैं। लेकिन अगर ग्लोबल अनसर्टेनिटी इंक्रीज होती है तो ये सेगमेंट सबसे पहले इम्पैक्ट फील करता है, क्योंकि लग्जरी परचेज नेसेसिटी नहीं होती, वो डिस्क्रिशनरी होती है। मतलब अगर लोग अनसर्टेन फील करते हैं तो वो अपना लग्जरी इन्वेस्टमेंट पोस्टपोन कर सकते हैं। ये डायरेक्टली डेवलपर्स को इफेक्ट करता है, क्योंकि आजकल काफ़ी प्रोजेक्ट्स प्रीमियम सेगमेंट पर फोकस कर रहे हैं। अगर डिमांड वहाँ स्लो होती है तो इन्वेंटरी बिल्डअप का रिस्क बढ़ता है। अब अगर हम अफोर्डेबिलिटी क्राइसिस की बात करें तो ये ऑलरेडी इंडिया में एक साइलेंट प्रॉब्लम बनी हुई है। प्रॉपर्टी प्राइसेस पिछले कुछ सालों में स्टडी इंक्रीज पर हैं, लेकिन सैलरीज उतनी फास्ट ग्रो नहीं हुई हैं। अगर ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट की वजह से इन्फ्लेमेशन बढ़ता है तो आरबीआई इंटरेस्ट रेट्स इंक्रीज कर सकता है, जिससे होम लोन महंगा हो जाता है। ईएमआई बढ़ने का डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है बायर्स सेंटीमेंट पर। लोग परचेज पोस्टपोन कर देते हैं या अपना बजट रिड्यूस कर देते हैं। ये डिमांड को स्लो करता है और डेवलपर्स को या तो डिस्काउंट देने पड़ते हैं या फ्लेक्सिबल पेमेंट प्लान इंट्रोड्यूस करने पड़ते हैं। लेकिन इंडिया का रियल एस्टेट मार्केट एक इंटरेस्टिंग बिहेवियर शो करता है। यहाँ प्राइसेस इजीली नीचे नहीं आते, बल्कि ग्रोथ स्लो हो जाती है। इस फिनोमिना को प्राइस स्टिकनेस कहते हैं, जो इंडियन हाउसिंग मार्केट का एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक है। मोदी जी की स्टेटमेंट का एक और इनडायरेक्ट इम्पैक्ट है गवर्नमेंट स्पेंडिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर। इंडिया का रियल एस्टेट ग्रोथ काफी हद तक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पर डिपेंड करता है। हाईवेज, मेट्रो लाइंस, एयरपोर्ट्स, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, स्मार्ट सिटीज एटसेट्रा। अगर ग्लोबल इकोनॉमिक प्रेशर बढ़ता है तो गवर्नमेंट को अपना फिस्कल बजट केयरफुली मैनेज करना पड़ता है, जिससे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की स्पीड टेम्परेली स्लो हो सकती है। और जहां इंफ्रास्ट्रक्चर डिले होता है वहां प्रॉपर्टी अप्रिसिएशन भी डिले हो जाती है। एग्जांपल के लिए अगर किसी एरिया में मेट्रो प्रोजेक्ट अनाउंस होता है तो प्रॉपर्टी प्राइसेस इंस्टेंटली शूट अप करते हैं। लेकिन अगर प्रोजेक्ट डिले हो जाता है तो बायर्स का कॉन्फिडेंस शेक हो जाता है और प्राइसेस स्टैग्नेंट हो जाते हैं। लेकिन इस पूरी पिक्चर का एक पॉजिटिव एंगल भी है, इंडिया की ग्रोइंग रेजिलेंस। पिछले कुछ सालों में इंडिया ने अपनी एनर्जी इंपोर्ट स्ट्रेटजी डाइवर्सिफाई की है, स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स बिल्ड किए हैं और पॉलिसी रिफॉर्म्स इंप्लीमेंट किए हैं, जैसे रेरा, जो रियल एस्टेट मार्केट को ज़्यादा ट्रांसपेरेंट और रेगुलेटेड बनाता है। ये फैक्टर्स इंश्योर करते हैं कि इवन अगर ग्लोबल क्राइसिस आता है तो इंडिया का रियल एस्टेट मार्केट कंप्लीटली कोलैप्स नहीं करेगा। इसके बजाय ये एक कंट्रोल्ड एडजस्टमेंट फेज में एंटर करेगा, जहां ग्रोथ स्लो हो सकती है लेकिन स्टेबिलिटी बनी रहेगी। अब अगर हम टियर 2 और टियर 3 सिटीज़ का एंगल ऐड करें तो ये सिनेरियो और भी इंटरेस्टिंग हो जाता है। मेट्रो सिटीज़ जैसे मुंबई और दिल्ली ऑलरेडी एक्सपेंसिव हो चुके हैं और जब कॉस्ट और बढ़ता है तो मिडिल क्लास नेचुरली ऑल्टरनेटिव मार्केट्स की तरफ शिफ्ट करता है। सिटीज़ जैसे लखनऊ, इंदौर और जयपुर आज के टाइम पर रियल एस्टेट इन्वेस्टर्स के लिए अट्रैक्टिव बन रही है, क्योंकि यहाँ एंट्री कॉस्ट लो है और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फास्ट पेस पर हो रहा है। ग्लोबल अनसर्टेनिटी के टाइम पर ये सिटीज़ रिलेटिवली सेफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शन बन जाती हैं, क्योंकि यहाँ स्पेक्युलेटिव बबल का रिस्क कम होता है। अगर हम ओवरऑल पिक्चर को देखें तो मोदी जी का पार्लियामेंट स्टेटमेंट एक मैक्रो लेवल अलर्ट था, लेकिन उसका माइक्रो लेवल इम्पैक्ट हर उस इंसान पर पड़ने वाला है जो प्रॉपर्टी खरीदने, बेचने या इन्वेस्ट करने का प्लान बना रहा है। ये एक सिग्नल है कि आने वाले टाइम में रियल एस्टेट मार्केट सिंपल नहीं रहेगा। ये एक स्ट्रेटजी ड्रिवन गेम बन चुका है, जहां ग्लोबल न्यूज़, ऑयल प्राइसेस, गवर्नमेंट पॉलिसीज और पर्सनल फाइनेंस सब इंटरकनेक्टेड हैं। एंड यूजर्स के लिए ये अब भी एक रीजनेबल टाइम हो सकता है घर लेने का, स्पेशली अगर उनका ग्लोबल लॉन्ग टर्म लिविंग, क्योंकि डिमांड फंडामेंटली स्ट्रांग है। लेकिन इन्वेस्टर्स के लिए ये एक वार्निंग है कि अब ब्लाइंडली इन्वेस्टमेंट करना रिस्की हो सकता है। लोकेशन एनालिसिस, इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ, फाइनेंशियल प्लानिंग और टाइमिंग सब इक्वली इंपॉर्टेंट हो गए हैं। अल्टीमेटली मोदी जी का मैसेज ये था कि इंडिया को ग्लोबल अनसर्टेनिटीज के लिए रेडी रहना होगा, और इसका मतलब सिर्फ गवर्नमेंट प्रिपेयर्डनेस नहीं है बल्कि इंडिविजुअल अवेयरनेस भी है। रियल एस्टेट जैसे सेक्टर जहां लोग अपनी लाइफ की सबसे बड़ी सेविंग्स इन्वेस्ट करते हैं, वहां ये अवेयरनेस और भी क्रिटिकल हो जाती है। वॉर वहां हो रही है लेकिन उसका इम्पैक्ट यहाँ फील होगा, और ये इम्पैक्ट सबसे क्लियरली दिखाई देगा हाउसिंग प्राइसेस, लोन अफोर्डेबिलिटी, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट और इन्वेस्टमेंट ट्रेंड्स में। इसलिए 2026 का रियल एस्टेट मार्केट
एक टर्निंग पॉइंट पर खड़ा है जहां अपॉर्चुनिटी भी है और रिस्क भी। जो लोग इस कनेक्शन को समझ के डिसीजन लेंगे वो फ्यूचर में बेनिफिट करेंगे, और जो सिर्फ ट्रेंड फॉलो करेंगे उनके लिए ये मार्केट चैलेंजिंग हो सकता है। आपका क्या कहना है मोदी जी की स्टेटमेंट में, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और इसी तरह की रियल एस्टेट अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कर लें टाइटन।